आज ये तीसरा चैप्टर रेसों से वस्त्र तक। बिल्कुल सामान्य सा चैप्टर है, काम की बातें हम इसमें देखेंगे। जो हम वस्त्र पहनते हैं, ऊनी कपड़े हों चाहे जैसे सामान्य कपड़े, वो कहाँ से आते हैं, इन्हीं के बारे में बात है। तो इसको हम देखते हैं। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतों रेशे कहते हैं। जंतु से प्राप्त होते हैं इसलिए जांतों। और ऊन के रेशे फाइबर, जिनको कहते हैं हम, भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। और रेशम के फाइबर आपको पता होगा, रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलते हैं, तो ये सब आपको पता है। शरीर में बाल होते हैं, वहीं से इसको प्राप्त करते हैं। आइए हम ऊन के बारे में बात करते हैं। जांतों रेशे अगर देखें तो ऊन है और रेशम है, ये दो रेशे हैं जो जंतु से प्राप्त होते हैं। भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतु हैं जिनसे ऊन प्राप्त होता है। आप ये मत समझिएगा केवल भेड़ बकरी से ही प्राप्त होता है, याक से भी होता है, कुछ अन्य जंतु से भी होता है। और ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बाल से ढके होते हैं। ढके इसलिए होते हैं क्योंकि इनको, ये अधिकतर ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, इनको इससे गर्मी मिलती है। उसी कारण से ये, क्योंकि वायु उष्मा की कुचालक है और वायु भर जाती है बालों के बीच में, इसलिए इनका शरीर गर्म रह पाए, इसलिए नेचर ने इनको दिया था, लेकिन उसका उपयोग हमने किया। हमारी ही तरह भेड़ों के रोएदार त्वचा पर दो प्रकार के रेशे होते हैं। जैसे हमें दाढ़ी पाई जाती है और शरीर पे बाल पाए जाते हैं, ऐसे दाढ़ी के रूखे बाल होते हैं, जैसे कड़े बाल हमारे होते हैं। और त्वचा के निकट इनके तंतुरूपी मुलायम बाल होते हैं। तो मुलायम बाल जो होते हैं तंतुरूपी, उन्हीं को हम लेके और उसका व्यावसायिक उपयोग करके अपने काम की चीज़ें उससे हम बनाते हैं। और कुछ भेड़ें ऐसी हैं जिनमें कि केवल मुलायम बाल ही पाए जाते हैं। उनको वर्णनात्मक प्रक्रिया के द्वारा चयन किया जाता है उनका, और ऐसा होने के बाद ये व्यावसायिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप इसको नोट करते चलिए, काम की चीज़ें। जहाँ भी प्रश्न पूछे गए हैं मैं आपको बताता चलूँगा। ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के बारे में हम बात करें तो भेड़ों की ऊन ही एकमात्र स्रोत नहीं है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ों के ही ऊन होते हैं, लेकिन याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। आपसे पूछा जाता है कि याक कहाँ पाया जाता है, याक के बारे में अगर पूछा जाए तो आप तुरंत बता देंगे कि तिब्बत और लद्दाख। जब आप पढ़ाई करिए, भले ही आप साइंस पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए कि इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन भी कहाँ क्या पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में यही सबसे अच्छाई है, लूसेंट में यही आपको दिया जाएगा, या कोई छोटी मोटी बुक या गाइड बुक यूनिक कहीं भी मिलेगा तो इतना कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। आप थोड़ा अवेयर होकर पढ़िए। आपको समझ लीजिए कि सारे सब्जेक्ट आप साथ में ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, साथ में हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, आपको इसी में कहीं ना कहीं ट्रेड के बारे में भी पता चलता रहेगा। तो थोड़ा सा अवेयर होकर इसको पढ़ना है। मेरा उद्देश्य भी यहाँ यही है डिस्कस करने का। ऊंट के बारे में अगर हम बात करें, उसके पहले हम बकरी देख लेते हैं। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है, और अंगोरा ऊन अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त होती है। प्रश्न पूछा गया है, यूपीएससी में भी पूछा गया है, पीएससी में भी पूछा जा चुका है। और जम्मू कश्मीर की पहाड़ी ढालों क्षेत्रों में ये पाई जाती है। और कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल, या उसको फर बोल सकते हैं आप, जो ये फर देखिए, ये दिख रहे हैं आपको, ये पाए जाते हैं। और इनसे बेहतरीन सालें बनाई जाती हैं, और ये बहुत महंगी साल बिकती है, जिन्हें पश्मीना साल कहते हैं। पश्मीना सालें, अभी आप विदेशों में जाएंगे वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है इसकी। और ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका में ये पाए जाने वाला लामा और एल्पेका, ये दो जंतु हैं, इनसे भी ऊँट प्राप्त किया था। तो लामा और एल्पेका भी आपको याद रखना है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा जंतु है जिनसे ऊन प्राप्त होता है, तो इतने नाम जो हैं सारे आप टिक करेंगे। ये देखिए लामा का फोटो है और ये एल्पेका का है, सुंदर लग रहे हैं काफ़ी। आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप से हमसे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, आगे हम बढ़ते हैं, काम की चीज़ें केवल डिस्कस करेंगे। रेसों से ऊन तक, रेसों से ऊन तक हम कैसे पहुँचे, यानी हिस्ट्री की बात यहाँ पे करेंगे। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है, उनके बालों को काट कर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। ये प्रक्रम कैसे होता है इसको हम देख लेंगे। भेड़ पालन और प्रजनन पहले जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्र हैं, पर्वतीय राज्य हैं, वहाँ पे आप जाएंगे। पंजाब, राजस्थान, गुजरात में भी मैदानी भागों में अगर यात्रा करेंगे तो गडरियों को भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए हम आसानी से देख सकते हैं। ये सब सामान्य सी बातें लिखी हैं। और भेड़ पालक हरे चारे के लिए व्यवस्था करते हैं, करेंगे ही। आगे हम बात करते हैं कि हमारे देश के अनेक भागों में ऊन के लिए भेड़ों को पाला जाता है। भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम दिए हैं, उनको हमको देखना है। ये जो सारणी 3.1 दी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे प्रश्न बनेंगे। नस्ल का नाम लोही है, ये भेड़ की नस्ल है। अच्छी गुणवत्ता का ऊन इनसे प्राप्त होता है। पाई कहाँ जाती है, राजस्थान, पंजाब। आप ऐसे इसको याद कर लीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। रामपुर बुसायर, ये भूरी ऊन का स्रोत है, इससे भूरी ऊन
के भूरा भूरा ऊन प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ऐसे नाली गलीचे के ऊन राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में। बाखरवाल ऊनी सालों के लिए जम्मू कश्मीर में। यह प्रश्न पूछा जा चुका है बाखरवाल वाला। मारवाड़ी ये गुजरात में पाई जाती है और मोटी और रूक्ष ऊन इनसे प्राप्त होता है। और पाटनवाड़ी हौजरी के लिए गुजरात से। जब ऐसे प्रश्न वहाँ पे प्रश्न पत्र में मिलते हैं तो हमको लगता है ये कहाँ से पढ़ें, यही ये छोटी छोटी एनसीईआरटी में दिए होते हैं। ऊन जब हमको प्राप्त हो गया तो उनसे थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे और दी है। इसको देखने के बाद हम देखते हैं कि ऊन को कैसे संसाधित करते हैं। तो भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है जिनसे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता के ऊन प्राप्त होते हैं, है ना, ये हम पहले ही देख चुके हैं। और इनको वर्णनात्मक प्रजनन के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। स्पेशली इनको ऊन के लिए ही इन भेड़ों को पाला जाता है। इनका उद्देश्य ऊन प्राप्त करना होता है। और जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब जो रेसे हमको प्राप्त हुए उनको कैसे संसाधित किया जाता है, स्वेटर बुनने एवं शाल बनाने के लिए कैसे उपयोग में लाया जाता है। एक लंबी प्रक्रिया के बाद में ये ऊन के रूप में आप देखते हैं ना, ऐसे गोला गोला आपको मिल जाता है। घर में मम्मी लोग स्वेटर बुनती हैं तो ये गोला भेड़ से डायरेक्ट ये गोला तो निकला नहीं कि एक कोई भेड़ थी और वहाँ से तुरंत ये प्राप्त करके ऐसे गोला बन गया, ऐसा तो है नहीं। इसको कुछ चरण हैं, ये हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊन की कटाई की जाती है, ये आप जान लीजिए। भेड़ों के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है। आपने अगर 3 इडियट पिक्चर देखी होगी तो जब उनका स्कूल दिखाते हैं आमिर खान वाला, तो वहाँ पे देखिए कितना बढ़िया मशीन वो बनाए रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे उसका उपयोग किया करते हैं। तो यहाँ पर इनको नाई द्वारा जैसे बाल काटने के लिए जो प्रयुक्त की जाती है इस तरह की मशीन, या अब तो बहुत सारी ऑटोमेटिक मशीन होती हैं, तो उनको सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके, इसका कारण भी यही है कि ठंडक में तो वो मर जाएगी अगर उसका ऊन हटा लिया जाएगा, तो गर्मी में अगर उसका ऊन हटा भी लिया जाएगा तब भी उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाल ऊनी रेसे प्रदान करते हैं और इन्हीं ऊनी रेसों का उपयोग हम क्या करते हैं, संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। और ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता है, जैसा कि आपको बाल काटने के दौरान कोई कष्ट होता है नहीं, क्योंकि ये जो बने होते हैं ये मृत कोशिकाएं होती हैं। नाखून आप काटते हैं मृत कोशिका की बनी होती है। ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि बालों को काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो सेल है वो डेड सेल है, समझ रहे हैं। और ऐसा क्यों होता है, त्वचा की ऊपर वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं, देखिए इसमें दिया हुआ है, बनी होती है। और साथ ही भेड़ के बाल फिर से उगाते हैं, जैसे आपके उगाते हैं, तो भेड़ को कोई चिंता भी नहीं रहती, ठीक है ले जाओ भाई फिर से हमारे उगाएंगे, अरे ऐसा बोलती नहीं होगी। फिर दूसरा चरण होता है, त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से उनको धो दिया जाता है, तभी तो साफ सुथरा ऊन प्राप्त होगा। और धोने के बाद में देखिए ये ऐसे भेड़ का ऊन उतारा गया, फिर टंकियों में इसको धोया गया, फिर इसको मशीनों में देखिए इसका अभिमार्जन किया गया। तो ये याद रखिए, अभिमार्जन, और फिर ऊन का धागा बना के गुल्ला बना दिया गया। और आपकी मम्मी ने लेके उसके लिए स्वेटर के लिए लिया और स्वेटर बीन के आपको दे दिया, आप इस समय पहने हुए हैं। ठीक है, व्यवसायिक संकट इसमें क्या है, ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का साधन है, महत्वपूर्ण साधन है। और छटाई करने वाले कार्य जोखिम होते हैं, क्योंकि कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन रहा है, ये लोग इससे संक्रमित हो जाते हैं और ये घातक रक्त रोग होता है जिसे सोर्टर्स भी कहा जाता है। तो ये एंथ्रेक्स और ये सोर्टर्स रोग याद रखिएगा, किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यवसायिक संकट कहलाता है। संकट हो जाएगा, लोग कम काम करना पसंद करेंगे, दिक्कत आ जाएगी। और अभिमार्जन के बाद में हमने देखा तीसरे चरण में छटाई की जाती है, फिर ये ऐसे बना के फिर कुल मिला के गोले के रूप में आपसे गोल गोल बना के भेज दिया गया। और फिर इसमें ज़रूरत पड़ेगी तो कलर भी मिलाया जाता है, क्योंकि कलरफुल ऐसा तो होता नहीं लाल भेड़े, हरी भेड़े, पीली भेड़े, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कलर मिला के उनको ऐसा भेज दिया। तो कभी कभी कलर कच्चे रहते हैं तो ख़त्म भी हो जाते हैं। अंतिम चरण रीलिंग होती है, रीलिंग बोलते हैं, जब रेसों को सीधा करके सुलझाया जाता है। और फिर इतना आपसे डिटेल नहीं पूछा जाएगा, इसको आप छोड़ सकते हैं। आगे बढ़िए। बूझो कह रहे हैं कि सर्दियों में सूती कपड़े हमें उतना गर्म क्यों नहीं रख पाते जितना ऊनी स्वेटर करते हैं, क्योंकि उनका गुण है ऐसा। अब हम बात करेंगे रेशम की, काम भर की चीज़ें हमने उसमें देखनी है। रेशम भी एक जानतो रेशम रेशे का उदाहरण है, और रेशम की कीट के रेशम के फाइबरों से बनते हैं, है ना। और रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन, या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सेरीकल्चर क्या है, सुमेलित करने में या वैसे, तो आप सेरीकल्चर को बांट देंगे रेशम कीट पालन। तो रेशम कीट पालन ये है। ये सब बिल्कुल नोट कर लीजिए, ये सब सीधे प्रश्न हैं, कभी भी यूपीएससी से लगाकर छोटे एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं।
और अब ये प्रक्रम कैसे होता है, रेशम कीट का जीवन चक्र हम थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि इसमें भी प्रश्न बनते हैं। मादा रेशम कीट अंडे देती है जिसे लार्वा निकलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मादा रेशम कीट, पढ़ना यही सब है आपको। जो कैटरपिलर या झल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं, यही जो लार्वा निकलता है इसी को कैटरपिलर या इल्ली या रेशम कीट कहते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करता है, अगली अवस्था में जब ये प्रवेश करता है तो प्यूपा विकसित हो जाता है। अब यही जो प्यूपा है, अब यह ध्यान रखिएगा, ये जो प्यूपा है आपका रेशम कीट की अगली अवस्था, ये प्यूपा आप नोट कर लीजिए। अपने इर्द गिर्द एक जाल नुमा कुछ संरचना बनाता है। ये जाल उसे अपने स्थान पे बने रहने में सहायता करता है, फिक्स्ड रखने में। जैसे ये प्यूपा और इसकी चारों तरफ ये जाल बन गया तो फिक्स्ड रखने में सहायता करता है। फिर अंग्रेजी के 8 अक्षर की तरह, जो ये 8 है ना, ऐसे की तरह अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये लेके जाता है। सिर की इस गति के कारण कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना, अब ध्यान रखिएगा, प्रोटीन से बना, प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, स्टार्च से बना, वसा से बना, प्रोटीन से बना, किससे बना, तो प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर सूखकर रेशम का रेशा बन जाता है। समझ गए ना, लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से फिर ये ऐसा एक संरचना बनी। संरचना के बाद में कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करेगा। ये कठोर जो पदार्थ होगा यही रेशम का रेशा होगा। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा अब कंप्लीट हो गया। ये आवरण कोकून कहलाता है। अब जो ये ऊपर आवरण बन गया यही रेशे वाला, इसको कोकून कहते हैं। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। रेशम के जो रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। अब आप बताइए कि रेशम का मृदु रेशा जो पतला सा, बहुत पतला सा सूत्र होता है, स्टील की तार जितना मजबूत हो जाता है। देखिए नेचर दे रहा है हमको। ये नर है, ये मादा है, वयस्क रेशम कीट हैं ये दोनों। सहतूत के पत्ती पर ये अंडे देते हैं। रेशम कीट ये ऐसा है। फिर ये देखिए यहाँ पर ये कोकून बन गया और कोकून के विकासशील, कोकून में जो विकासशील कीट है ये आपको दिखाया गया है। और इसी का जो आवरण है यह उठा लिया जाता है। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। आपको ये ऐसे याद रखना है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं। उनमें से कुछ जो होते हैं वो रेशम का धागा गठन अर्थात रुच्छता, चिकनाहट, चमक आदि से भिन्न होते हैं। टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, ये सब रेशम की किस्म हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट सहतूत रेशम कीट है, जो सहतूत का पेड़, आप सहतूत खाए भी होंगे, उसी पे पाया जाता है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर जो होता है वो मृदु होता है, चमकदार होता है, लचीला होता है। ये विशेषताएं आप ध्यान रखिएगा तथा इसे सुंदर रंगों में रंग दिया जाता है। तो जैसी आवश्यकता होती है, रेशमी साड़ी आप देखते हैं विभिन्न किस्म की होती हैं, सूट भी आप देखते होंगे। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत में बहुत प्राचीन व्यवसाय है। अगर आपसे ये कहा जाए तो ये बात सही है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। यहाँ पे एक पीछे जानकारी छूट गई थी, उसको हम देख लेते हैं। भारत में रेशम उत्पादन संबंध विभिन्न प्रकार के उद्योगों में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। जब आप महिला सशक्तिकरण के लिए या महिला को व्यावसायिक दृष्टि से विकसित करने के लिए कोई ऐसे लिख रहे हो, आंसर लिख रहे हो, तो यहाँ पर आप ये दे सकते हैं कि महिलाओं के अनुकूल उद्योगों का विकास किया जाए, जैसे रेशम कीट। देखिए आपको मटेरियल अलग से कहीं से नहीं मिलेगा, इन्हीं में से आपको यूज करना है। तो यहाँ से ये सलाह दे सकते हैं। रेशम कीट के पालन, कोकूनों में से रेशम को निकालने और कच्चे रेशम के वस्त्र निर्माण आदि कार्य अधिकतः महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। अपने उद्यम द्वारा वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान करती हैं और रेशम उत्पादन में चीन विश्व में प्रथम स्थान पर है। भारत भी प्रमुख उत्पादक देशों में है, लेकिन भारत को प्रथम आना चाहिए क्योंकि इसके पास ह्यूमन पावर की कमी नहीं है, महिलाओं की भी संख्या अच्छी है और ज़मीन भी हमारे पास है, भूमि है, तो उसका उपयोग करें और हम प्रथम स्थान पर इसको लेकर आएँ। आगे क्रियाकलाप दिया है, इसका कोई हमारे लिए उपयोग नहीं है। आगे हम बात करते हैं, ये इसके जीवन चक्र के बारे में हमने लगभग समझ ही लिया है और रेशम कीट के जीवन चक्र का वर्णन हम बता सकते हो। कोई हमको इतना ज़रूरत नहीं है, प्रयोग स्तर पे हम कर नहीं रहे, हमको अपने कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालनी है। अब ये यहाँ पे देखिए कोकून से रेशम तक हम पहुँचते कैसे हैं। तो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को, अभी तक हमने देखा कि वहाँ पे आवरण बन गया है। अब ये रेशम कीटों को पाला जाता है और उन्हें कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीट पालन, कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। जैसे हमने अंडे की बात की थी ना, जिसके ऊपर आवरण बना था, तो ये सैकड़ों अंडे देती है।
अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों पर कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है और ये पालक किसान अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियाँ, उचित ताप एवं आर्द्रता अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। कहने का मतलब जब आप इसको पालेंगे तो एक ऐसा एनवायरनमेंट आपको डेवलप करना पड़ेगा जहाँ पे टेम्परेचर सही हो, आर्द्रता वहाँ पे सही हो, यानी ह्यूमिडिटी जिसको कहते हैं, तभी इसका अच्छे से उत्पादन हो पाएगा। अंडों को उपयुक्त ताप पर रखा जाता है, अगर आपसे ये कहा जाए तो सही बात है। और अंडों में से लार्वा निकल आए, ये तब तक किया जाता है तब तक किया जाता है जब तक शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। लार्वा को कैटरपिलर अथवा रेशम कीट खाते हैं, दिन रात खाते रहते हैं और साइज में काफ़ी बड़े होते रहते हैं। लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रख दिया जाता है और 25 से 30 दिनों में अगर आपसे कहा जाए कि ये तैयार हो जाता है तो आप कहेंगे एस, कैटरपिलर खाना बंद कर देंगे और कैकून बनने के लिए बांस से बने छोटे छोटे कच्छों में वो चले जाएंगे। तो अभी तैयार नहीं हुआ है, सॉरी, अभी ये खाना बंद कर दिए और अब वो उसमें अंदर चले जाएंगे। कैकून बनाने के लिए वो बांस के बने छोटे छोटे कच्छों में चले जाएंगे, बिल्कुल ड्यूटी करेंगे अपनी। उसके लिए ट्रे में छोटी रैक या टहनियाँ रख दी जाती हैं जिससे कोकून जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है, कोकून बनाते हैं जिसके अंदर प्यूपा विकसित हो जाता है। रेशम का संसाधन देखें तो रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकून की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने के पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, या पानी में उबाल दिया जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं और रेशम के उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनके धागे बनाने की प्रक्रिया को रेशम की रीलिंग कहते हैं। तो आपसे कहा जाए रीलिंग क्या है रेशम की, तो धागे बनाने की प्रक्रिया, रील आप जानते हैं ना, वैसे ही। और रीलिंग विशेष मशीनों के द्वारा की जाती है जो कैकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों की कटाई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। अब प्राप्त हुआ आपको धागा और बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों को प्रयोग करके वस्त्र बनाए जाते हैं। रेशम की खोज कैसे हुई थी ये संभवतः अज्ञात है। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने सम्राट सी लुंग ची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा। तो सम्राज्ञी ने पाया कि सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे हैं। उन्होंने देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते हैं और संयोगवश कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा प्राप्त हो गया। समझ रहे हैं ना, गर्म करके निकाला जाता है वैसे ही। और रेशम उद्योग चीन में प्रारंभ हुआ और सैकड़ों वर्ष तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अपने देश में प्रचलित किया और जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहा जाता है। सिल्क रूट देखिए आज भी कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये वही सिल्क रूट है चाइना से जहाँ इधर उधर सब रेशम गया। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इसमें हम शब्दावलियाँ और सारांश देखे ले रहे हैं। रेशम कीटों से रेशम, भेड़ बकरी, या यहाँ पे देखिए ये गलत लिखा हुआ है, नहीं गलत क्या लिखा है, ये क्या है, रेशम कीटों से रेशम तथा लगा हुआ है, गलत नहीं है। भेड़ बकरी और याक से ऊन प्राप्त होता है, अतः रेशम और ऊन ये जानतो रेशे हैं। ऊंट, लामा और एल्पेका बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। ये शब्दावली आप जानते होंगे, लगभग हमने डिस्कस की हैं, आप देख लीजिए इसको। भारत में अधिकतर भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। भारत में ऐसी प्रवृत्ति है, अगर आपसे कहा जाए तो सही है। भेड़ के शरीर से बालों को उतारकर पहले अभिमार्जन, फिर छटाई की जाती है और फिर सुखाने के बाद उन्हें काट कर ऊन प्राप्त किया जाता है। अपने जीवन चक्र में रेशम कीट रेशम के रेशों की कताई, कोकून बनाते हैं। रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। कोकूनों के रेशम के रेशों को पृथक करने उनका संसाधन किया जाता है और फिर रेशम का धागा बनाया जाता है जिसे रीलिंग कहते हैं, अभी मैंने बात की थी। और बुनकर रेशम के धागों से रेशम से वस्त्र बुनते हैं। यही पे चैप्टर समाप्त होता है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगले चैप्टर के साथ जल्दी हम आपसे मिलेंगे। अच्छा लगेगा शेयर कीजिएगा, लाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगी कमेंट करिएगा।